हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पर। यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो कि इन्वेस्टमेंट्स पर बात करता है। हमने इसके ऊपर पार्ट 1 पहले ही बना लिया है, ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं और पार्ट 2 में हम लोग सम्स सॉल्व करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट, किसी ने अगर पार्ट 1 पहले नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देख लें। हम लोग स्टैंडर्ड्स में हमेशा 2 पार्ट्स बनाते हैं। पार्ट 1 इज ऑल अबाउट थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द होल स्टैंडर्ड एंड पार्ट 2 टॉक्स अबाउट इट्स सम्स। पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ सम सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 में उसकी पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं। तो जब मैं सम सॉल्व करूंगा आई विल अज्यूम एज ऑफ आपने पार्ट 1 देखा है एंड यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द होल थ्योरी एंड द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। श्योर अबाउट दिस? चलिए लेट अस स्टार्ट AS 13 के सम्स। Now, the first question. Now, it says an unquoted long-term investment, focus, long-term investment is in your books for 5 lakh rupees. ठीक है? And May 2012 में दिख रहा है कि कंपनी के ह्यूज कैश लॉसेस हैं, मार्केट शेयर भी बहुत गिर चुका है और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अब ये 80,000 से ज्यादा फेच नहीं कर पाएगा, ये आपको 80,000 से ज्यादा अब नहीं दे पाएगा। तो अब ऐसे समय पे क्वेश्चन इज आस्किंग आपने कौन सी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपको मालूम है, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड वी नो दैट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट, राइट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में बोला भी गया है कि टेम्पररी डिक्लाइन को इग्नोर करना चाहिए, राइट। लेकिन अब यहां पर देख सकते हैं वी हैव सो मच ऑफ एविडेंस, एक लॉसेस हैं, कैश लॉसेस हैं, मार्केट शेयर गिर रहा है और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अब ये 80,000 से ऊपर आपको कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यहां पर जो लॉस हुआ है लॉन्ग टर्म में, इज इट टेम्पररी और परमानेंट? परमानेंट, राइट। सो क्या हम इसे अब 5 lakhs पर बताएंगे कि 80,000 पर बताएंगे? यस, यू आर राइट, हम इसे 80,000 पर बताएंगे। सो लेट अस रीड व्हाट इट सेज। नॉर्मली देखिए, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे ही रहता है और अगर आपको डिक्लाइन का प्रोविजन करना हो तो सिर्फ वही करें जो अदर देन टेम्पररी हो। अब यहां पर द फैक्ट्स क्लियरली सजेस्ट कि ये टेम्पररी नहीं, परमानेंट है और इसीलिए आपने इसको एज ऑन 31 मार्च 80,000 पर बताना चाहिए। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये राधे श्याम ने 1000 शेयर्स परचेज किए 600 रुपए पे इन द ईयर है ये ईयर, इन द ईयर 2000। अब एक राइट इशू आया है 2003 में। पहली बात ये समझिए, जो पार्ट 1 में हमने राइट शेयर्स के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था कि राइट शेयर्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, अगर आपको पार्ट 1 याद है तो इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द सिचुएशन इज ऑफ कम राइट्स। मतलब आपने जो शेयर्स पहले खरीदे थे वो कम राइट्स हैं और फिर अगर आपको राइट्स इशू मिलता है तो वो ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो शेयर्स आपने ओरिजिनल लिए थे 2000 में और आपको राइट इशू आ रहा है 2003 में। इसका मतलब आपने जो पहले 1000 शेयर्स खरीदे क्या वो कम राइट्स थे? नहीं, मतलब आपने जब वो शेयर्स खरीदे थे तब राइट्स डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो ऐसे समय में जब आप राइट्स को रिनाउंस करते हो उसे सीधा सीधा कहां लेके जाना है? पीएनएल में लेके जाना है। पार्ट 1 में जो हमने देखा था कि अगर वो वैल्यू गिर गई तो रिनाउंसमेंट पे जो प्रॉफिट होता है उसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करना है, वो सब नहीं होगा। वो कब होगा? अगर आपने ओरिजिनल शेयर्स जो खरीदे हैं वो कम राइट्स बेसिस पर रहने चाहिए। श्योर अबाउट दिस? ठीक है। अब राइट इशू क्या था? राइट इशू था 1 for every 2, मतलब आपको 2 के सामने 1 मिलेगा और आप 150 रुपए में ले सकते। अगर राम ने सब्सक्राइब कर दिया
तो बताइए 1500 शेयर्स की क्या कॉस्ट होगी। पहला तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए फटाक से हम सोच के बता दें क्या कॉस्ट होगी। अब वेरी सिंपल, पहले तो आपने 1000 शेयर कितने में लिए, आपने 1000 शेयर लिए 600 में, तो ये हो गई पहली कॉस्ट। और आपको राइट इशू मिला है 1:2, मतलब हर 2 शेयर पर आपको 1 मिलेगा, मतलब आपको कितने शेयर मिलेंगे, 500 मिलेंगे। और आपने वो कितने में लिए, आपने लिए 150 में। तो क्या आंसर आएगा इसका, 1000 into 600 6 lakh and 500 into 150 75, मतलब 6,75,000 will be your total cost if you have subscribed। अब क्वेश्चन आगे कहता है व्हाट इफ आपने राइट्स बेचे 400 रुपए पर शेयर में, आपने खरीदे नहीं, ठीक है, आपने शेयर जो है वो बेचे हैं, आपने खरीदे नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो आपको मालूम है अगर ये जबकि कम राइट्स नहीं है, ये जो पूरा 400 रुपए जो आपको मिला है, मतलब कितना मिला होगा 400, और कितने शेयर्स आपने रिनाउंस किए 500 शेयर्स, ये जो आपको 2 लाख रुपए मिले हैं, ये 2 लाख रुपए सीधा सीधा कहां जाएंगे, यस ये कहां जाएगा, PNL में। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, हम इसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से क्यों नहीं लेस कर रहे हैं, बिकॉज ये जो शेयर्स आपने पहले लिए थे, क्या ये कम राइट्स थे, नहीं, ये आपने 3 साल पहले लिए थे। तो ऐसे शेयर्स पर जब राइट आता है, राइट का अनाउंसमेंट का प्रॉफिट आता है, तो उसे सीधा PNL में ही लेके जाना है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। सो यहाँ पर सोल्यूशन है, मैंने आपको बता तो दिया वैसे भी, बट स्टिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक कंपनी है, आपने उस कंपनी को सब्सक्राइब किया, उसके शेयर्स को सब्सक्राइब किया, और कितने 5 करोड़ में। अब उसकी एसोसिएट कंपनी को भयानक लॉसेस हो रहे हैं, और अब तो वो BIFR सिक कंपनी डिक्लेयर हो चुकी है। तो कंपनी बोल रहा है मुझे कोई प्रोविजन ही नहीं करना। अब बताइए ये पागल है क्या, कंपनी सिक कंपनी हो गई है, लॉसेस हैं, इंसॉल्वेंट हो गई है, तो फिर क्या हमें इस लॉसेस को या इस डिक्लाइन को ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, यस देनी पड़ेगी, हमें ये लॉसेस को अकाउंट करना पड़ेगा। सो प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज, बिकॉज ये कोई टेम्पररी नहीं दिख रहा, अभी डिक्लाइन दिख रहा है, कंपनी सिक डिक्लेयर हो चुकी है। श्योर अबाउट दिस, पक्का। नेक्स्ट, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि हमारी बैलेंस शीट में हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी है कि जब कभी भी कोई प्रॉफिट हो तो हम उसे सिर्फ सेल के टाइम पे ही देखते हैं, हम लोग हर समय उसके डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही एंट्री पास करते हैं। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझिए ये क्या कह रहा है खतरनाक, ये कह रहे हैं हम लोग हर 31 मार्च को ये नहीं देखते इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या करना है, वो डायरेक्ट जब बेचेंगे ना तभी देख लेंगे कि क्या लॉस है और क्या प्रॉफिट है। दे विल नॉट मेक श्योर कि AS 13 को फॉलो करे और हर साल देखे कि उसकी कौन सी वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना है। तो बताइए ऐसा चलता है क्या, नहीं चलता। तो रूल कहता है मैनेजमेंट इज नॉट राइट, आपको प्रोविजन तो पास करना ही पड़ेगा। आप ऐसा बोलोगे कि जब हम बेचेंगे तब तो वैसे भी लॉस होगा तो तब रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने नहीं भी बेचा हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो भी आपको हर साल उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ गायत्री अक्वायर्ड 1000 शेयर्स एट कम राइट्स। देखिए क्या लिखा है, कम राइट्स। अब समझा, तो जो हमने पार्ट 1 में रीड किया था ट्रीटमेंट, अब वो यहां पर आने वाली है क्योंकि आपने कम राइट्स किया था। मैं एक बार फिर से उसको और हाईलाइट कर दूं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब आपने कितने शेयर्स कितने में खरीदे, 150 रुपए में, और राइट इशू आया आपको 1:2, लेकिन आपने सोचा कि 75 में था, लेकिन आपने नहीं लेने का सोचा और आपने वो राइट्स 40-40 में बेच दिए। अब राइट्स खत्म हो जाने के बाद शेयर प्राइस 150 से 120 पर गिर गई। क्वेश्चन कहता है आता कसं करायचं, क्या करना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, पहले आपके पास शेयर्स थे कितने, 1000, ठीक है, क्या भाव में, 150, तो ये कितना होता है 1,50,000, ठीक है। फिर राइट इशू आया 1:2। अब 1:2 अगर राइट इशू है, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर आपका राइट इशू है 1:2, तो आपको राइट शेयर्स कितने मिलेंगे,
500 मिलेंगे। अच्छा, आपने सब्सक्राइब किया या रिनाउंस किया? रिनाउंस कर दिया, राइट? आपने उसको रिनाउंस कर दिया। कितने में रिनाउंस किया? 40 रुपए में आपने किसी को लेटर भेज दिया, तो आपको कितने पैसे मिले होंगे? 20,000 रुपए आपको मिले हैं रिनाउंस करने के। क्या मैं क्लियर हूं? यहाँ पर कैसे कैलकुलेट किया समझ में आ रहा है? सोल्यूशन तो बुक में है ही, बट इधर भी देखना है। तो 20,000 रुपए आपको राइट्स बेचने पर मिले। अब क्वेश्चन कहता है जब राइट्स हो गया तो आपकी शेयर प्राइस 120 पर आ गया। अब आपके पास तो 1000 ही शेयर्स थे, तो आपके जो प्राइस है वो गिर गई और 120 पर आ गई। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अब क्या हो गई? ये देखिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स 1.5 लाख की थी वो अब 1,20,000 की हो गई है। तो अब आपको मालूम है, हमने पार्ट 1 में देखा था, जब कम राइट्स में कोई शेयर ले और अगर आपने रिनाउंस किया हो और आपको अगर उस रिनाउंसमेंट से पैसे मिले तो उसके पैसों की ट्रीटमेंट दो थी। एक तो आपका राइट्स के बाद शेयर प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा। अगर बढ़ता तो हम इस 20,000 रुपए को प्रॉफिट में पीएनएल में लेकर जाते, लेकिन यहां पर गिरा है तो कंक्लूजन, दिस 20,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम यहां पे। सो यहां से 20,000 डिडक्ट होगा, पीएनएल में कुछ भी नहीं जाएगा और आपकी बैलेंस शीट में दिखेगा 1,30,000। श्योर अबाउट दिस? ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमारे तो 1,20,000 है। नहीं, जितने से वैल्यू गिर रही है आपको उतना ही बताना है। श्योर अबाउट दिस? इसका एक और एक मस्त फंडा है, हम आगे एक सम है उसमें देखेंगे। अब मतलब वो क्या है मैं आपको बता दूं। समझ लीजिए कि अगर ये 1,20,000 जो है इसके जगह पे सिर्फ 1,40,000 आता था। देखिए मैं सम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं यहां पर। अगर ये 140 होता था तो अब आपका 1,50,000 से 140, 10,000 ही गिरा है, जबकि आपको तो प्रॉफिट 20,000 हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 1,50,000 में से सिर्फ 10,000 ही लेस करेंगे और उसको बराबर 140 पे लाएंगे और बचे हुए 10,000 को आप पीएनएल में लेके जाएंगे। समझ में आया? श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? तो याद रखना है, ऐसा है ये, जितना से वैल्यू जो मार्केट में भाव चल रहा है उसके नीचे नहीं जाने देना है, उसके ऊपर रहेगा तो चलेगा। तो यहां पर तो आपकी वैल्यू 120 हो गई थी और आपके पास गिराने के लिए सिर्फ 20 था, तो आप पूरा 20,000 उसमें डिडक्ट करेंगे और अपनी वैल्यू 1,30,000 पे बताएंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन अ सॉल्विंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। इट सेज कंपनी ने परचेज किए हैं 100 शेयर्स, दैट इज 1000 गाइस, प्लीज उसको थोड़ा सा चेंज कीजिए, एक जीरो कम हो गया यहाँ पे। दैट इज 1000 शेयर्स एट 100 रुपीज एंड पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 1। उसने और 500 शेयर्स लिए, देखिए यहाँ पर 1000 शेयर्स लिए 100 रुपए पर, फिर 500 शेयर्स लिए 120 रुपए पर, ब्रोकरेज बार बार 1% लगी रहे। फिर उसको बोनस मिला 2 for every 3। फिर कंपनी ने 1000 शेयर बेचे 110 में और ब्रोकरेज भी पे किया। तो क्वेश्चन कहता है लास्ट में बताओ क्या प्रॉफिट क्या लॉस। चलो बहुत सिंपल है, इसमें तो राइट का कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलिए, पहली बार आपने जब परचेस किया तो कैसे परचेस किया? 1000 शेयर्स इंटू 100, 1% है ना, तो इंटू 101%, तो ये कितना हो गया? 1,01,000 बराबर। फिर आपने दूसरी बार फिर परचेस किया तो 500 शेयर्स, हर एक शेयर 120 का एंड 101%, तो ये कितना हो गया? 60,600। क्लियर है? फिर आपको बोनस शेयर्स मिले। अब बोनस का क्या रेशो था आपका? 2:3, मतलब आपको 2 शेयर मिलेंगे फॉर एवरी 3। आपके पास कितने थे? 1500, तो आपको कितने मिलेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, कितने शेयर्स मिलेंगे आपको? आपको मिलेंगे 1000 शेयर्स, राइट। लेकिन क्या बोनस शेयर्स की कोई कॉस्ट होती है क्या? नहीं, वो तो फुकट में मिलता है, तो नील। तो आपके पास अभी टोटल कितना हो गया? 161,600 एंड दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? हाउ मेनी शेयर्स गाइस बोलो? ये 1000 प्लस 500 प्लस 1000, मतलब टोटल कितने हो गए? 2500 शेयर्स।
क्लियर है? सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 2500 शेयर्स। अब आपने शेयर्स बेचे हैं, कितने शेयर्स बेचे आपने? यू सोल्ड हाउ मेनी शेयर्स? सो यू सोल्ड 1000 शेयर्स at 110 but paid a brokerage of 1%, so I'll do it into 99%. so ये आपका नेट आ जाएगा 108,900। क्लियर है? और अब आपको इसमें से अपनी कॉस्ट निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे कि भैया अगर 2500 शेयर्स की कॉस्ट है 161,600 तो 1000 शेयर्स की क्या कॉस्ट होगी, और आप फिर से अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। सो इसकी कॉस्ट आएगी 64,640। तो ये जो बच जाएगा ये है आपका आज का प्रॉफिट। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? सो दिस कम्स टू 44,260। एवरीबॉडी बोलो बड्डी, समझ में आया क्या? 44,260 आपका प्रॉफिट रहेगा। हालांकि सोल्यूशन अपने बुक में है बट आई एम स्टिल सॉल्विंग फॉर यू बिकॉज सिंपल दिखता है, ये बुक में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो आपने पहले परचेस किया, फिर दूसरा परचेस किया, फिर बोनस हुआ और बोनस की कोई वैल्यू नहीं होती, फुकट मिलता है हमें, और फिर आपको कॉस्ट पता चल गई, आपने बेचा और आपको प्रॉफिट निकल गया। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी बढ़ जाओ आगे। चलिए, से सोल्यूशन है आपके पास बट मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Guys, question number 7, the easiest of all. It says it wants to reclassify the investments. So question कहता है फटाफट आपको आंसर्स बताने हैं। अब एक करंट इन्वेस्टमेंट था जो 20 लाख का था, अब आपको उसको लॉन्ग टर्म बताना है और अब उसकी मार्केट वैल्यू 25 लाख है। तो आप बताइए आप उसको कौन सी वैल्यू पे बताएंगे? मैंने आपको बोला था क्या करना था, फटाफट जब भी रिक्लास लिखा हो क्वेश्चन में 2 अमाउंट दियो, आप क्या करेंगे? दोनों अमाउंट में से जो छोटा रहेगा उसको लेंगे। सो ए बिट का आंसर क्या आएगा, क्या वैल्यू पे बताओगे? 20 लाख। परफेक्ट। नेक्स्ट, एक और करंट इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है 15 लाख का, लेकिन आज जब उसकी मार्केट वैल्यू देखी तो 6.5 है। चलो बताओ, तो बी बिट का आंसर क्या रहेगा? यस, 6.5 लाख। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में बोला है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है लेकिन अब आपको करंट करना है। ओरिजिनल कॉस्ट 18 थी लेकिन उसकी वैल्यू आज 12 लाख है, तो अभी क्या आंसर आएगा इधर? यस, 12 लाख। याद रखना, जो भी छोटा रहेगा वो हमें लेना है, डिफरेंस आप पीएनएल में धकेल देंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अच्छी तरह से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जानकी अक्वायर्ड 2000 शेयर्स। ये देखिए फिर आया कम राइट बेसिस, इसका मतलब जो पार्ट 1 में सीखा था राइट शेयर्स का, उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे आने वाला है। सो आपने 75 रुपीज में एक शेयर लिए थे, सब्सिक्वेंटली राइट इशू हुआ है और आपको चाहिए तो आप 60 में ले सकते हो, लेकिन जानकी ने पूरा 36,000 में बेच दिया। क्वेश्चन कहता है बताइए क्या करना चाहिए अगर मार्केट प्राइस बाद में 70 रुपीज पे गिर गई है। मार्केट प्राइस 70 पर गिर चुकी है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, अच्छी तरह से देखिए। तो पहले आपने जब इन्वेस्टमेंट की तो आपकी कॉस्ट क्या थी? 2000 शेयर्स इनटू आपने 75 में लिया था, राइट, विच कम्स टू 1,50,000। क्लियर है? अब आपने जब राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके बाद आपकी वैल्यू गिर गई, तो कितनी वैल्यू गिर गई? आपकी वैल्यू गिर गई 70 पे। सो दिस कम्स टू 1,40,000। इसका मतलब आपका राइट्स के बाद डिक्लाइन जो है वो सिर्फ 10,000 का हुआ है। क्लियर है? अब आपने जब रिनाउंस किया राइट्स को, तो रिनाउंस कर कर आपको कितने पैसे मिले? रिनाउंस कर कर आपको तो मिल गए 36,000। क्लियर है? अब आपको मालूम है कि जब भी हम रकम राइट्स खरीदते हैं, रिनाउंस पे मिलने वाले प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस कर देते हैं। सही है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं 1,50,000 में से 36,000 लेस कर दूंगा तो वो तो 1,40,000 के नीचे चला जाएगा।
और हमारा रूल क्या था कि जो वैल्यू है उसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, 1,40,000 इज मैक्स, और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है सिर्फ और सिर्फ 10,000 से, जबकि आपको रिनाउंसमेंट पे कितना मिला है 36,000। तो अब क्या करेंगे, यस यू आर राइट, 36,000 में से मैं यहां पे लिख रहा हूं 10,000 आप इन्वेस्टमेंट में से डिडक्ट करेंगे और बचा हुआ 26,000 पीएनएल में लेके जाएंगे। क्लियर है, श्योर अबाउट दिस? इससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सही 140 पर आ गई और बचा हुआ 26,000 भी आपके पीएनएल में रिकॉर्ड हो गया। क्लियर है, पक्का याद रखना है इस क्वेश्चन को एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 9 कहता है मैंने 25 करोड़ बोरो किए हैं, ठीक है, और ये मैंने बोरोइंग अभिनव के शेयर्स खरीदने में लगाए हैं, क्योंकि वो 50 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लगा रही थी कंपनी, तो मैंने पैसे बोरो किए और उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। अब साल खत्म होने पर प्रोजेक्ट अभी तो खत्म नहीं हुआ, तो रघुराम जिन्होंने लोन लेके इन्वेस्ट किया था वो कह रहे हैं हम इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। लो बोलो, ये देखो, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करेंगे विच वाज 3 करोड़, वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या वो अलाउड है? अब गाइस हमने सबसे पहला एक बार देखा था कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इंटरेस्ट देखा था हमने कि कभी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। देखा था या नहीं देखा था कि AS2 में इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंटरेस्ट कभी भी ऐड नहीं होता। गाइस ठीक उसी तरह से याद रखना, शेयर्स में भी कभी इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड नहीं होती। ये क्यों नहीं होती? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो हम इसके बाद करेंगे, विच इज बोरोइंग कॉस्ट। गाइस उस स्टैंडर्ड में डेफिनेशन देकर बताया है कि इंटरेस्ट को किधर किधर और किस में ऐड करना चाहिए। मैं आपको अभी A16 तो नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन उतना बता दूं कि उसके हिसाब से शेयर्स में इंटरेस्ट कभी ऐड होता नहीं। फिर भले ही आपने शेयर्स को खरीदने के लिए लोन क्यों ना लिया हो, ऐसे इंटरेस्ट को आपको पीएनएल में ही डेबिट करना पड़ेगा। आप ऐसी इंटरेस्ट कॉस्ट को अपने शेयर्स की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि AS13 के हिसाब से बोरिंग कॉस्ट इज नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, प्लस AS16 बोरिंग कॉस्ट में सिर्फ क्वालिफाइंग असेट्स में ऐड होता है और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्वालिफाइंग असेट नहीं है। तो AS13 और 16 को फॉलो करते हुए आपने इसको पीएनएल में ही बताना चाहिए। रूल कहता है ऑडिटर का ना सुनने पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन मतलब रिमार्क्स भी डाल सकता है कि आपने रॉन्गफुली इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दिया रादर देन चार्जिंग इट टू पीएनएल। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? हम लोग A16 को इन डेप्थ देखने वाले हैं, तो आगे देखेंगे। तो शेयर्स बट इज नॉट कमिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ क्वालिफाइंग असेट एज पर A16, और इसीलिए इंटरेस्ट को हम इन्वेस्टमेंट में ना ऐड कर सकते, ना इन्वेंट्री में भी ऐड कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? चलिए नेक्स्ट। अब ये फिर से क्वेश्चन आ गया है और ये क्वेश्चन जो है अगेन इज ऑन क्लासिफिकेशन। झटपट हम लोग खुद ही देखकर आंसर में अब येलो से हाईलाइट कर दूंगा। सो करंट इन्वेस्टमेंट 60 लाख है और आपकी फेयर वैल्यू 48 है। बताओ आप 60 पे बताओगे या 48 पर? यस 48, दोनों में से जो कम है। नेक्स्ट, करंट इन्वेस्टमेंट 86 लाख है और फेयर वैल्यू 90 लाख है। क्वेश्चन कहता है बताइए क्या आप ये प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, हम ऊपर कॉस्ट के तो जा ही नहीं सकते, हमें नीचे की तरफ देखना है कि हमें क्या डिक्लाइन के लिए प्रोविजन पास करना है, बस उतना ही A13 कहता है। तो हम किस पे बताएंगे, 86 या 90? यस हम 86 पे बताएंगे, हम 90 पे नहीं लेके जा सकते। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है कंपनी हैज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और वो क्या करता है,
कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स होती है, कोटेड अगर है, कोटेड मतलब लिस्टेड अगर है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, और अगर अनकोटेड है तो उसको कॉस्ट पे रखता है। तो क्या ये सही ट्रीटमेंट है? यस, ये सही ट्रीटमेंट है। अनलिस्टेड ना होने पर उसे कॉस्ट पे ही रखना होता है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू कैसे निकाल सकता है। लेकिन जो कोटेड है, लिस्टेड है, वो बराबर से कॉस्ट और मार्केट प्राइस जो भी लोअर है उस पे बता रहा है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर फोकस देंगे। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, बड़े ही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन 11 में लिखा है रघु वंश डीलिंग इन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, ओके, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एज करंट असेट्स। नाउ एज ऑन 31 मार्च कंपनी ने किसी डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट किया था 300 रुपीज में। एक फर्टिलाइजर कंपनी थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे 280 रुपीज भाव चल रहा है डिबेंचर का, जबकि एक ब्रोकर है उसे कह रहा है मैं तुझे 283.2 देने को तैयार हूं। अब कंपनी की पॉलिसी तो है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो क्वेश्चन से आपको इतना ही पूछ रहा है कि कंपनी ने बीएससी का वैल्यू लेना चाहिए या ब्रोकर का वैल्यू लेना चाहिए वैल्यू करने के लिए। गाइस क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और सरल है। उसमें इतना ही कह रहा है कि 300 रुपए आपने डिबेंचर खरीदा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ये डिबेंचर मिल रहा है 280 का, और ये कह रहा है कि एक ब्रोकर है जो मुझे ये डिबेंचर का 283.2 देने को तैयार है। तो यू आर कंफ्यूज कि आप अब इस डिबेंचर को देखिए कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे करना है। तो आपको तो मालूम है कि 280 और 283 दोनों ही कॉस्ट के नीचे है, राइट? अब आपके मन में सिर्फ एक ये क्वेश्चन जो ये पूछना चाह रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप 280 लेंगे या 283 लेंगे, आप कौन सा लेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्राइस कोट करेंगे या ब्रोकर की? तो गाइस द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज गाइस ब्रोकर तो आप ऐसे कल जाकर समझ लीजिए, अगर आप ब्रोकर बोलेंगे, समझ लीजिए आप एक क्लाइंट के पास गए, ठीक है, 300 रुपए का डिबेंचर है, आपको दिख रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी वैल्यू 100 रुपए, तो आपके क्लाइंट ने 200 रुपए से डिबेंचर की वैल्यू गिरानी चाहिए, राइट? यस और नो? लेकिन जैसे आपने उसको बोला तो वो ऐसा बोल रहा है अरे एक ब्रोकर है मेरे पहचान का, वो तो मुझे इस डिबेंचर का 500 रुपए देने को तैयार है। तो बताओ 300 और 500 कौन सा छोटा? तो 300। तो वो बोल रहा है देखो मैंने बराबर किया। व्हाट रबिश। ऐसा अगर हम ऐसा दे देंगे लीवे किसी को भी कुछ भी, तो कोई भी कुछ भी बोलेगा कि मेरा पड़ोसी तो मुझे इतना देने को तैयार है तो मैं वैल्यू कभी गिराऊंगा ही नहीं। तो ये स्टैंडर्ड में कभी भी कोई अपना प्रोविजन फॉर डिक्लाइन करेगा ही नहीं। दूसरा ये मुझे बताइए, एक ब्रोकर का भाव कोट किया हुआ इज अ फेयर वैल्यू, ये एक स्टॉक एक्सचेंज जिसपे लोग करोड़ों लोग रोज बाय और सेल करते हैं, वो एक फेयर वैल्यू रहेगी? क्या लगता है आपको? एक वन टाइम ट्रांजैक्शन किसी ने कोट करना, विल दैट बी वी कंसिडर एज इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहां पर करोड़ों लोग शेयर बाय कर रहे हैं, उसके करोड़ों लोगों के बाय और सेल पर रेट डिसाइड हुआ है 280, दैट इज द करेक्ट वे टू डिसाइड, राइट? सो 280 इज द करेक्ट आंसर। वी विल सी द सोल्यूशन इसमें। तो रूल कहता है करंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज विच आर रेडिली अवेलेबल, और आप एक साल से ज्यादा उसको होल्ड नहीं करना चाहते, और इसीलिए एज 13 में उसे कॉस्ट या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखाना है। अब मार्केट वैल्यू तो भैया इन द प्रेजेंट केस ब्रोकर सिर्फ मियरली ऑफर कर रहा है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ बेटर इंडिकेटर। देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ बेटर इंडिकेटर, और इसीलिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 280 पे ही बताना चाहिए। जो भी डिफरेंस होगा ऑब्वियसली आप उसको पीएनएल में लेके जाएंगे, दैट इज 20 रुपीज आप उसको पीएनएल में लेकर जाएंगे। श्योर अबाउट दिस? का एवरीबडी क्लियर है? बढ़ जाऊं आगे, चलिए। सो जयराम बोल रहा है मेरे को लॉस हुआ ना तो मैं डायरेक्ट रिजर्व्स में लेके जाता। सही है क्या? अब बताइए, इतना सिंपल है, हमने पहले ही स्टैंडर्ड में देखा है कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो आप रिजर्व्स में कभी नहीं लेके जा सकते। आपको कहां लेके जाना है? पीएनएल, मतलब पीएनएल। क्लियर है? सो एडजस्टमेंट टू रिजर्व्स इज अ वायलेशन ऑफ एज 13। रिजर्व्स में डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, आपको पीएनएल में ही लेके जाना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब क्वेश्चन 13 बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आप अपने बुक्स में भी हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देयर आर 3 शेयर्स, गोल्ड,
म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और आपको डेट ऑफ परचेज भी दिया है, कॉस्ट ऑफ परचेज भी दिया है और मार्केट वैल्यू भी दिया है। नीचे क्वेश्चन कह रहा है आप बताओ इन्वेस्टमेंट्स को कौन सी वैल्यू पर बताना है एज ऑन 31 मार्च, और फिर सेकंड क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना बताइए कौन सी वैल्यू बताएंगे। अब गाइस आपको मालूम है कि हम शेयर्स हमारे पास 3 है, राइट, एक्स, वाई और जेड, तो हम उसे कैटेगरी वाइज कर सकते हैं कि 4 लाख में से 3 लाख कौन सा छोटा है, 3 लाख, तो भैया आपके शेयर्स किस पे दिखेंगे, 3 लाख पे। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट गोल्ड का क्या रहेगा। अब आपको गोल्ड में तो क्लियर दिख रहा है कि ये 2013 है और गोल्ड लिया गया है 2009 में, इसका मतलब आपकी इंटेंशन जो है वो लॉन्ग टर्म की है, और जब आपकी इंटेंशन लॉन्ग टर्म है तो हम उसे कॉस्ट पर ही बताएंगे। तो इसका भी आंसर इसका भी आंसर क्या रहेगा, इसका भी आंसर रहेगा गोल्ड का 3 लाख रुपीस। क्लियर है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड्स। ना म्यूचुअल फंड्स को ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो 6 लाख या 4.5, कौन सा छोटा है, 4.5 लाख, तो म्यूचुअल फंड्स का यहां पर आ जाएगा 4.5 लाख। ये किसका है, ये है शेयर्स का, ये किसका है, ये है गोल्ड, और ये किसका है, म्यूचुअल फंड। लास्ट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कॉस्ट क्या है, 5 लाख, और आज उसकी वैल्यू क्या है, 7। अब मुझे बताइए हम क्या वैल्यू कभी भी कॉस्ट से ऊपर बता सकते हैं क्या, नहीं, एक तो कॉस्ट रहेगा या कॉस्ट से नीचे रहेगा, तो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किस पे बताना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बताना पड़ेगा 5 लाख रुपए में। श्योर अबाउट दिस। तो इस तरह से इसकी टोटल वैल्यू आएगी which is 3 plus 3 6 and 10 lakh 50 15 lakh 50,000 will be the total value of your investment. Sure about this? पक्का everybody समझ में आया सबका कैसे किया। गोल्ड तो दिख रहा है 3 साल से आपने होल्ड कर रखा है, म्यूचुअल फंड कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, शेयर्स कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तो वैल्यू कॉस्ट से भी ज्यादा है और हम कॉस्ट से ऊपर नहीं बता सकते, तो हमें कॉस्ट पर ही बताना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का समझ गया आपको। नाउ इफ यू सी एक क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, गाइस ध्यान से देखिए। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक इन्वेस्टमेंट पर डेप्रिसिएशन हो और एक इन्वेस्टमेंट पर अप्रिसिएशन हो, तो हम एक का डेप्रिसिएशन और एक का अप्रिसिएशन का सेट ऑफ ले लें, क्या ऐसा चलता है? गाइज याद रखना, ऐसा नॉट पॉसिबल। एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर आप लेंगे सेट ऑफ अगेंस्ट एक कैटेगरी का लॉस अगेंस्ट एक कैटेगरी का प्रॉफिट, दिस इज नॉट अलाउड अंडर एज 13, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया गाइस, फिर आपको याद है पार्ट 1, फिर तो ये ग्लोबल बेसिस पे हो गया। आपको मालूम है एक तो हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं तो कैटेगरी बेसिस पर, लेकिन अगर आप हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर दोगे और एक की कॉस्ट के एक के लॉस के सामने एक का प्रॉफिट ऐसा नेट आउट करोगे तो ये ग्लोबल बेसिस पे हो जाएगा। एज 13 में ये अलाउड नहीं है। तो याद रखना, सेकेंड बिट में उन्होंने पूछा है कि हम ऐसा ऑफसेट कर सकते हैं, तो कहना है नहीं ऑफसेट कर सकते। एक में अगर डेप्रिसिएशन है तो वो तो पीएनएल बताना है, और अगर एक में अप्रिसिएशन है तो हम अप्रिसिएशन तो वैसे भी कभी एज 13 में बताते नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म, वी कीप द असेट एट इट्स कॉस्ट ओनली। श्योर अबाउट दिस? पक्का एवरीबॉडी? चलिए, so this was the whole solution. Come to next question. Question number 14. अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, ध्यान से देखना, इट सेज रामाकृष्ण ने एक फ्लैट खरीदा है और वो जो फ्लैट है एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिया है इन सी व्यू रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब उसको नहीं रहना है, वो उसने फ्लैट इसलिए लिया है कि शायद उसको लगता है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, या तो फिर हो सकता है उसको रेंटल इनकम आए। उसने 60 लाख का लिया है और सोसाइटी के शेयर्स खरीदने पड़े 75,000 के। अब वो कह रहा है कि मैं ये जो शेयर्स खरीदे मैं इसे राइट ऑफ कर देता हूं एक्सपेंस बोलकर और प्रॉपर्टी को सिर्फ 60 लाख बताता हूं, क्या ये सही है?
नाउ गाइस, आपने तो देखा है, अपन ने पार्ट 1 में देखा है कि जब कभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको उसके साथ शेयर्स भी लेने पड़ते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स की खरीदने की कॉस्ट आपको हमेशा प्रॉपर्टी के कॉस्ट में ऐड करना है। तो यहां पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 लाख प्लस 75,000, 60 लाख 75,000 आएगा। आप शेयर्स खरीदने की कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एडवाइस क्या होगा अगर हमने ये फ्लैट एज अ गेस्ट हाउस खरीदा होता? गाइस, अगर आपने फ्लैट एज अ गेस्ट हाउस लिया है तो मेरे को बताइए, अब तो आप अपने खुद के कंजम्पशन के लिए ले रहे हो, राइट? आप कोई कैपिटल अप्रिसिएशन या रेंटल के लिए नहीं ले रहे। ऐसे वक्त पर तो ऐसे गेस्ट हाउस को AS 13 में जगह ही नहीं है। ऐसे स्टैंडर्ड अब रिकॉर्ड होंगे अंडर AS 10। श्योर अबाउट दिस? ये हमने थ्योरी में भी देखा था। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? और अच्छा, याद रखना, AS 10 में भी वैल्यू तो 60 लाख 75 ही रहेगी, ना कि 60 लाख। श्योर अबाउट दिस? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 कहता है कि मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं बाय सब्सक्राइबिंग 1 लाख शेयर्स एट 10 रुपीज। ठीक है, दोनों कंपनी का मैनेजमेंट सेम है। अब एट द प्रेजेंट शेयर्स ऑफ PQR एकदम 5.5 रुपीज पर आ गए। मैनेजमेंट लेकिन अभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 लाख पर ही बता रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि ये तो एक इमेजिनरी लॉस है और हम तो अभी शेयर बेचेंगे ही नहीं, हम तो लाइफ टाइम रखने वाले हैं, तो हमें काय का लॉस। तो गाइस, क्या मैनेजमेंट सही है? नहीं, मैनेजमेंट गलत है। ये पीछे भी हमने एक क्वेश्चन देख लिया था। जस्ट बिकॉज कि आप बोलेंगे हमें कभी बेचना ही है, डजंट मीन कि आप कभी डिक्रीज नहीं करोगे। अगर वो परमानेंट फॉल है तो आपको उसका प्रोविजन पास करना पड़ेगा। यू कैन नॉट वेट फॉर टू सेल और अदर सेल से कि मैं कभी इसको बेचूंगा ही नहीं। दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 कह रहा है हमने 5,000 शेयर्स लिए हैं 80 रुपीज पर और ब्रोकरेज है 3%। फिर हमने 3,000 शेयर्स लिए 90 रुपीज पर और ब्रोकरेज जो है वो सेम है। उसके बाद हमें बोनस का शेयर मिला है। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने 7,000 शेयर 70 रुपीज पे बेचे हैं, ब्रोकरेज है 3%। क्वेश्चन कह रहा है 2 बार सॉल्व करना है। एक बार अगर आपने 7,000 शेयर्स इशू प्राइस से पहले बेचा हो, बोनस के पहले बेचा हो, या तो फिर 7,000 आपने बोनस के बाद बेचा हो। तो 2 मिनट बाद आप सोल्यूशन देखिए। अब पहले आपने कितने शेयर्स लिए थे? 5,000 शेयर्स लिए थे 80 रुपए में, राइट? ध्यान से देखते चलिए। तो आपने 5,000 शेयर्स लिए 80 रुपए में, तो ये हो गया 4 लाख। फिर आपने 3,000 शेयर्स लिए 90 रुपीज पे, तो 3,000 शेयर्स लिए तो वो 2,70,000, टोटल हो गया 6,70,000। इस 6,70,000 पर आप 3% ब्रोकरेज लगा देंगे, तो ब्रोकरेज लगाकर आपका टोटल 8,000 शेयर्स का कॉस्ट हो गया इतना। ठीक है, कितना हो गया? ये 8,000 शेयर्स की कॉस्ट है 6,90,100। अगर हम लोग एक वेटेड एवरेज निकालें, मतलब 690,100 अपॉन 8,000 निकालें, तो एक तरह से एक शेयर की वैल्यू 86.26 आता है। श्योर अबाउट दिस? अब हमने यहां पर बोनस कंसिडर नहीं किया क्योंकि हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं और केस 1 में बोला है बिफोर बोनस। ठीक है, और आपने शेयर बेचा 70 में और उसमें ब्रोकरेज 3%, मतलब आपने नेट शेयर बेचा है 67.9, मतलब आपने बेचा है 67.9 और आपने परचेज किया है 86.26। तो गाइस, सेल आपने कम पे किया है, परचेज ज्यादा पे किया है, ऑब्वियसली आपको अब लॉस होगा इतने का। और 7,000 शेयर्स पर लॉस बोलो तो आपका टोटल लॉस जो है वो इतना रहेगा। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? अगर केस 2 देखें आफ्टर बोनस, तो ये 8,000 शेयर्स की वैल्यू 690,100 थी, वो तो हमने यहां पर भी देखी।
अब इसमें सिर्फ आप 2000 शेयर्स ऐड कर देंगे बिकॉज बोनस की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब 10,000 शेयर्स की वैल्यू अब हो गई 69.01 और आपने एक शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर बेचा है 67.9 पर, तो आपको सिर्फ इतने का ही लॉस हो रहा है और आपने बेचे जितने शेयर्स तो आपको उसके हिसाब से उतना लॉस हो जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो वेरी सिंपल, जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन कैलसी एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? इसमें कोई राइट्स का वगैरह कोई इशू था नहीं, बस जस्ट कैलसी एक्सरसाइज। अभी क्वेश्चन 17 क्या कहता है? क्वेश्चन 17 कह रहा है कि a government on the directions of central government has made investments in shares of certain companies। अब कंपनी ने वो इन्वेस्टमेंट्स 40 लाख के प्रॉफिट पे बेचा और उसे रेवेन्यू प्रॉफिट भी ट्रीट किया। बाकी के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर चुकी है 36 लाख, लेकिन उसके रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं किया है। अभी गाइस देखिए कितना गलत है, मतलब प्रॉफिट हुआ है तो उन्होंने उसको प्रॉफिट बताया, लेकिन अब जब लॉस हो रहा है तो वो जो 36 लाख से वैल्यू गिरी है तो वो उसका प्रोविजन पास नहीं कर रहे हैं। अब याद रखना इस क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या करंट इन्वेस्टमेंट, राइट? ये अगर लॉन्ग टर्म है तो क्या ये 36 लाख जो फॉल हुआ है इसका कोई प्रोविजन पास करना है क्या? नहीं। इसका मतलब जो मैनेजमेंट कर रहा है इस क्वेश्चन में वो एक्चुअल में करेक्ट है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट जो इस क्वेश्चन में है वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो क्या हमें लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा? यस, हमें ये लॉस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट कर रहा है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे केस में मैनेजमेंट इज रॉन्ग, मैनेजमेंट इज नॉट राइट। तो याद रखना है क्वेश्चन में जब ऐसा क्लियर बोला ना हो कि करंट है या लॉन्ग टर्म, तो आपको दोनों ही सिनेरियोज लिखना है, एक तरफ कभी टिल्ट ना हो जाए। श्योर अबाउट दिस? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने सोल्यूशन ने खुद दोनों बताया है। तो सोल्यूशन कह रहा है कि अगर हम अज्यूम करें कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो प्रोविजन तभी करें जब वो परमानेंट हो, लेकिन अगर आप करंट इन्वेस्टमेंट है तो आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे तो लाना ही पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबॉडी क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है ये काफी बड़ा है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट अस सी। ए एंड बी ने 100% शेयर्स खरीद लिए ए कंपनी के इन द ईयर 2000, ठीक है? एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स पूरे तरीके से खरीद लिए। नाउ कंपनी ऐसे तो एक डिफंक्ट कंपनी थी। डिफंक्ट का मतलब समझता है आपको? डिफंक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है उसकी, उसके वैल्यू, कंपनी पूरी रद्दड़ भंगार थी। तो आप देख सकते हैं बस उसकी नेटवर्थ जो थी वो कंपनी के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, वही उसकी एक सही वैल्यू थी। तो एबीसी ने उस कंपनी के शेयर्स तो अक्वायर किए, लेकिन उसका फोकस, आप बोलेंगे कोई लॉस मेकिंग कंपनी क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसका फोकस उस कंपनी पर नहीं, उस कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग पे था और कंपनी का फुल इरादा था कि वो उस लैंड और बिल्डिंग पर अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैसिलिटी, अपना बिजनेस चलाए। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अभी तक कोई सेटअप नहीं हुआ क्योंकि कंपनी की अभी भी खुद की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ही अंडर यूटिलाइज्ड है। नाउ इन द फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने ऐसी इन्वेस्टमेंट को फिक्स असेट बताया। बोलो, आपने खरीदे शेयर्स लेकिन आप अपने बुक्स में इस इन्वेस्टमेंट को एस 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि एस 10 के हिसाब से फिक्स असेट बता रहे हो। Q to reflect the substance of transaction, as my intention was never to acquire the shares but my intention was to acquire the land and building. Now during 2003 कंपनी ने बोला अब ये सब शेयर्स हम बेच रहे हैं और चेयरमैन ने प्राइस वगैरह नेगोशिएट करी। अब इन्वेस्टमेंट जो रिफ्लेक्टेड था एज अ फिक्स एसेट, द प्रॉपर्टी इज अ प्राइम वन एंड इज आइडियल फॉर सेटिंग अप सॉफ्टवेयर। तो क्या शुड द अबव शेयर्स बी क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट और इज द करंट ट्रीटमेंट ऑफ ग्रुपिंग अंडर फिक्स एसेट इज करेक्ट? तो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्या हमने उसको एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट बताना चाहिए या आपने उसको, जैसे मैनेजमेंट ने उसको फिक्स एसेट बताया है वैसे उसको फिक्स एसेट बताना चाहिए? क्या लग रहा है आपको? तो गाइज द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट अपने जगह पे सही है। मैनेजमेंट अपने जगह पे सही है और मैनेजमेंट ने जो ये शेयर्स खरीदे लेकिन फिर भी इसको
AS10 बोलकर बताया है, दैट इज एक्चुअली में करेक्ट। AS10 ही बताना चाहिए, बिकॉज भले ही आपने शेयर्स खरीदे हो, बट योर इंटेंशन वॉज नेवर, देखिए यहां पर, योर इंटेंशन वॉज नेवर टू अर्न डिविडेंड फ्रॉम दैट शेयर्स और गेट द कैपिटल अप्रिसिएशन। इन फैक्ट योर इंटेंशन वॉज टू यूज दैट फिक्स असेट फॉर योर ओन बिजनेस। आपका पर्पस था कि मैं इसको मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे बिजनेस के लिए इसको यूज करूं। और याद रखना है, इसीलिए आपने जो कंपनी ने जो ट्रीटमेंट किया कि AS10 बोलकर बताना है, वो सही है। वो AS13 बोलकर कभी बताना चाहिए नहीं था। श्योर अबाउट दिस एवरीबॉडी? पक्का? अब जबकि इसमें एक और एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन में नहीं दिख रहा, मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर करंट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग द शेयर्स एज लैंड एंड बिल्डिंग इज करेक्ट, शुड वी डिस्क्लोज द सेम एज असेट्स हेल्ड फॉर डिस्पोजल और नो? मतलब अगर आप जबकि वो बेच रहे हैं तो क्या उसको अभी उसका क्लासिफिकेशन चेंज करने की जरूरत है या नहीं? तो यस, उसको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपका ओरिजिनल इंटेंशन जो है वो चेंज हो गया है। अब आपको वो रखना नहीं, आप अपने शेयर्स को बेच रहे हो। तो रूल कहता है अब आपको उसको रिक्लासिफाई करना है एज इन्वेस्टमेंट और अपने बुक्स में एज अ करंट इन्वेस्टमेंट बता दीजिए और कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर पर खड़ा कर दीजिए। तो जिस दिन आपको इसको बेचने का इरादा हो जाए, आपको इसको अब इन्वेस्टमेंट बताना होगा। इसे AS10 से AS13 में क्लासिफाई करना होगा और AS13 के अंदर इसे आप करंट इन्वेस्टमेंट बोलकर बताएंगे, जहां पर कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर कंसिडर किया जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू द लास्ट क्वेश्चन. The last question is 100 shares of Info were purchased कम rights. So again कम rights आया, मतलब पार्ट 1 में जो राइट शेयर सीखा था वो अब यहाँ पे आने वाला है। तो आपने 100 शेयर्स लिए 150 पर और ब्रोकरेज भरा है 200 रुपए। 20 शेयर्स जो थे आपको मिलने वाले थे, बट आपने वो 1000 रुपए में किसी को बेच दिए। राइट्स खत्म होने के बाद प्राइस चल रही है 146। क्वेश्चन कहता है क्या करने का? ओके, वेरी सिंपल। अपन ने 5 बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी 6 बार कर रहे हैं। तो राइट्स के पहले आपने शेयर्स लिए थे 100 इंटू 150, राइट? ये होता है 15,000 प्लस आपका समझो ब्रोकरेज है 200। इसका मतलब 15,200 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट था। राइट्स खत्म होने के बाद क्वेश्चन कह रहा है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू अब सिर्फ और सिर्फ 146 ही रह गई है, मतलब 14,600। मतलब आपका राइट्स के बाद वैल्यू गिरा है। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? अब आपने रिनाउंस कर कर कितना कमाया? रिनाउंस कर कर आपने कमाया 1000 रुपए। अब हमें तो पता है कि जब भी राइट्स के बाद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरती है, ये रिनाउंसमेंट से मिले पैसे हम पीएनएल में ना लेकर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से लेस करते हैं। लेकिन अगर अब ये 1000 रुपए अब ये 15,200 में से लेस करेंगे तो ये 14,600 के भी नीचे चला जाएगा। और हमारा तो रूल है कि जो वैल्यू चल रही है हम उसके नीचे उसको नहीं लेके जा सकते। यस, सो हम क्या करेंगे, ये 1000 रुपए में से 600 रुपए ही इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से डिडक्ट होंगे, जिससे वो सही 14,600 पर आए। ये 600 हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से डिडक्ट करेंगे और 400 रुपीस हम पीएनएल में क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? श्योर अबाउट दिस? पक्का? अगर हम 1000 करते तो उसकी वैल्यू 14,600 से भी नीचे चली जाती। श्योर अबाउट दिस everybody? That's it. That's the end of AS13 sums. Hope you understood. अच्छा लगा तो please share it with your friends. Thank you very much.